1% में जाना है ना, को उसको स्ट्रेटेजी मानना पड़ेगा कि मैं जाऊं कैसे, उसको ड्रीम से आगे बढ़ना पड़ेगा। जो सुंदर पिचाई की सैलरी एज पर द पब्लिक डाटा के हिसाब से वो 1700 करोड़ का है एनुअल पैकेज। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्री में जो भी मैं कमा रहा हूँ, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख से लेकर 1700 करोड़ के बीच में कहीं ना कहीं सारे ऑफर अवेलेबल होंगे। कि जो ये टॉप 1% कंपनीज हैं ये एक्चुअली काम कम करवाती है। मतलब एलॉन मस्क को आप हम सिर्फ आदमी आउटकम देखता है, मतलब हमारी जैसा ही एक पर्सन वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट बन जाता है। सचिन तेंदुलकर की एजुकेशन हम उसकी डिग्री में ढूंढ रहे हैं। तो जो ओल्ड सिस्टम है ना, वो ये 10th 12th में अटकता है। एक एवरेज कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा ये बोल रहा है कि मेरे लिए गूगल भी रेलेवेंट नहीं है, आज अगर गूगल का ऑफर आ जाए तो मैं लूंगा नहीं। टैलेंट और पॉपुलैरिटी, इस गेम को समझ लिया तो मैं कहता हूँ कि आपके जितने भी व्यूअर है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बिल्कुल। टॉप 1%, जी हाँ, टाइटल और थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है, तभी आपकी और मेरी मुलाकात हो रही है इस समय। और टॉप 1% है क्या चीज़, वहाँ तक पहुँचा कैसे जा सकता है, और ऐसी कौन सी कंपनीज हैं टॉप 1% में, ऐसे कौन से लोग हैं टॉप 1% में जो उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। आप भी हैं उनमें से, बट आप थोड़ा सा हमारे साथ जुड़ेंगे इस वीडियो में और समझेंगे कि टॉप 1% को छूना कैसे है, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। इसके लिए जो आज के हमारे गेस्ट हैं, विकास जैन, लीडरशिप कोच, इन्होंने 1% को छुआ भी है और 1% तक लोगों को पहुंचने में हेल्प भी करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे सर से। तो सबसे पहले मैं सर से पूछूंगा, सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक्स फॉर द इनविटेशन अनमोल जी। तो सर पॉडकास्ट बाबा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आज का जो हमारा वीडियो है 1%, सब लोग आ चुके हैं इस चक्कर में कि 1% है क्या चीज़, पहले तो यही मिथ हम दूर करेंगे और 1% तक पहुँचा कैसे जाए, तो इसमें हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं और शुरुआत में बस ये और बता देते हैं कि 1% बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, आपकी लाइफ को बदल सकता है, आपके ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। तो जो भी आपके ड्रीम्स है अपने लिए, आप एक्चुअली उसको पूरा कर सकते हो। तो जस्ट इस पॉडकास्ट को और देखिए, समझिए और आपको सब सिस्टम क्लियर हो जाएगा। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा, तो 1% है क्या, पहले अपने व्यूअर्स को मैं ये क्लियर करवाऊंगा, पहले आप ये बताएं प्लीज़। ये आपने अनमोल जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हम एस्पायर तो करते हैं 1% बनना है, कि हमें कुछ बड़ा करना है, पर 1% है क्या। तो किसी भी इंडस्ट्री को अगर आप देखते हैं तो हम ब्रॉडली उसको डिफाइन करते हैं कि 3 टीयर्स होते हैं। ओके। तो टॉप टीयर जब बोला जाता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उसको हम बोलते हैं टॉप 1%। कि ये वो लोग हैं या वो प्रोफेशनल्स हैं या वो लीडर्स हैं, कंपनीज हैं जो दुनिया में बेस्ट हैं। ओके। अगर आप देखा जाए तो अगर फ़ोन की बात करें तो एप्पल, आप अगर आईटी कंपनी की बात करें तो गूगल, फेसबुक, मतलब ऐसी कंपनीज या ऐसे लोग जो वर्ल्ड में बेस्ट माने जाते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके 1%। ओके। उसके बाद एक दूसरा सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्री आता है जो होते हैं नेक्स्ट 9%, दो पहले और दूसरे को मिला के फॉर्म करते हैं टॉप 10%। ओके। ये वो ब्रांड्स हैं, फेमस हैं, पर ये उतने बड़े नहीं है जितने पहले नंबर के हैं। तो अगर हम फ़ोन की मार्केट में, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया, तो हम कह रहे हैं कि फ़ोन जो बेस्ट माना जाएगा, अगर वो आईफोन का माना जाएगा, तो सेकंड बेस्ट हम देखते हैं जैसे सैमसंग है, शाओमी है, वन प्लस है। ये जितनी भी इंडस्ट्री है वो नेक्स्ट जो 9% है ये हमारा फॉर्म करती है। तो इसको हम टीयर 2 बोलते हैं। और लास्ट में बचता है टीयर 3 जो 90% ऑफ द इंडस्ट्री है। तो जो टॉप 1% है वो आपकी इंडस्ट्री की क्रीम है। मतलब अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप ये देखेंगे वो आपसे 10,000 टाइम्स कमा रहे होंगे। एक आदमी अगर 1 लाख कमाता है तो 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ कमा रहे हैं। अगर वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है बेसिक अपनी कंपनी लेवल पे, अपने ऑफिस लेवल पे, ये नेशनल लेवल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो टॉप 1% एक बहुत ही अमेजिंग जोन है। अगर कोई अपनी इंडस्ट्री में उसको अपने आप को पोजीशन करता है तो बहुत ग्रो कर सकता है। ओके। तो सर मतलब इस 1% में अपनी जगह कैसे बनाई जाए? राइट। और ये वो क्वेश्चन था जहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। ओके। जब मैं IBM में जॉब कर रहा था तो मैं बहुत अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से आ रहा हूँ। मैंने MCA किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट इन दिल्ली और पूरे इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। अब जब हम आगे आ गए, मैंने IBM में आ गया, IBM में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। मेरे को एक पर्सन मिला, कोइंसिडेंटली कॉन्वर्सेशन हुआ, और इसको मैं कई बार बोलता हूँ कि डिवाइन इंटरवेंशन होता है कि आपका कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाता है किसी के। एक अनजान आदमी से मेरा कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ और पता चला उसकी जो IBM की सैलरी है वो मेरे से डबल। तो मेरे को लगा कि जब मैं बेस्ट इन्वायरमेंट से आ रहा हूँ, मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं बेस्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, तो इसकी सैलरी मेरे से डबल कैसे? और सेम एज।
सेम एज सेम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ऑन ए लाइटर नोट अगर कहा जाए, जैसे वो डिटर्जेंट की ऐड आती है ना, उसकी शर्ट की सफेदी मेरे से ज्यादा कैसे है। तो जो आपने पूछा इसमें पहुंचे कैसे, तो मेरी यहाँ से क्यूरियोसिटी शुरू हुई कि ये टॉप 1% मतलब इसकी हायर सैलरी क्यों है और मैं क्या अलग कर सकता हूँ कि मैं भी वहां पे पहुंचूं। तो मैं इस जर्नी की शुरुआत में लग गया और जब मेरे को चीजें क्रैक होने लगी, मेरे को पता चलने लगा कि फर्क क्या है, मैं किस कंपनी में हूँ, वो किस कंपनी में या प्रोजेक्ट में है, तो वहां से जो मेरे को नेक्स्ट जॉब मिली वहां पे मेरे को 70% से ज्यादा का हाइक मिला। ओके। और विद इन 3 इयर्स मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर आया, वहां पे मेरे पास मतलब 400 टाइम्स बढ़ चुका था, मतलब 4 टाइम्स मेरा पैकेज बढ़ चुका था जो मेरे को ऑफर हुआ था। ओके। पर यही वो चीज थी कि मेरे को लगा कि ये मैं जाके लोगों के साथ शेयर करूं कि 1% में जाते कैसे हैं। तो उसका सबसे पहला जो बेसिक फंडामेंटल है ना, कि हमें 1% के बारे में पता ही नहीं है, वो हमारे पास ड्रीम्स में है, हम उसको स्ट्रेटेजी में नहीं लेते हैं। तो अगर किसी को एक्चुअली 1% में जाना है ना, तो उसको स्ट्रेटेजी मानना पड़ेगा कि मैं जाऊं कैसे, उसको ड्रीम से आगे बढ़ना पड़ेगा। ड्रीम्स में कैसे है, मतलब हमारे, मतलब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें प्लीज एक बार। राइट, मैं बताता हूँ कि ड्रीम्स में वो हमारे कैसे हैं। हाँ। जब भी कोई बच्चा छोटा होता है ना, तो वो ड्रीम्स कैसे रखता है कि उसको जनरली, आपको क्या ड्रीम था बचपन में बिल्कुल छोटे होते हुए? पायलट बन जाएंगे, एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे। राइट, और यही 2 वर्ड मैं बोलने वाला था, पायलट बन जाएंगे। तो ये बड़े ड्रीम्स है, राइट, हम अपनी लाइफ को पूरी तरह जीना चाहते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, तो ये हमारे जो ड्रीम्स होते हैं ये प्रैक्टिकल और इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो ये पायलट बनना या एस्ट्रोनॉट बनना बहुत सारे लोगों के लिए इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स बन जाएगा कि बड़ी गाड़ी हो, इम्प्रैक्टिकल ड्रीम है। प्रैक्टिकल ड्रीम क्या होगा कि एक अच्छी कंपनी में जाके जॉब ले लो। करेक्ट। तो जो 1% है, सोसाइटी ने कुछ ऐसा करा है, अगर आप फंडामेंटली देखें, जैसा लोगों का फैमिली बैकग्राउंड होता है, अगर मेरा Tier 1 बैकग्राउंड है, Tier 2, Tier 3, जैसा मेरा फैमिली का बैकग्राउंड है उसी के हिसाब से मुझे स्कूल मिलता है। ऐसा होता ही नहीं होता? आपको क्या लगता है? होता है ऐसा, क्योंकि सब मतलब जो उसके हिसाब से ढूंढा जाता है कि जो अपने सैलरी के हिसाब से जो बच्चे की फीस जानी चाहिए उस हिसाब से पेरेंट्स ढूंढते हैं, उसमें जाता है कि बेस्ट दे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास फाउंडेशंस होती हैं, फाउंडेशन है। तो उसी के लिए हम ये एपिसोड कर रहे हैं कि वो लोग भी कैसे पहुंचे 1% में। राइट, तो पहले हम उसको ये समझ लेते हैं कि वो पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि फंडामेंटली सिस्टम कैसा है। तो जिसको हम एजुकेशन सिस्टम बोले या सोसाइटी का सिस्टम बोले, तो सोसाइटी का सिस्टम ऐसे चलता है कि Tier 1, Tier 2, Tier 3 अगर फैमिली का बैकग्राउंड है उसी के हिसाब से उनको स्कूल मिलता है। ओके। अगर मैं आज भी अपने बैकग्राउंड को देखूं तो मैंने जो शुरुआत करी है बड़ा हम्बल बैकग्राउंड रहा, MCD स्कूल से शुरुआत हुई। तो जो मेरे फ्रेंड्स MCD स्कूल में थे, आज मैं उनको देखूं कि ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे, वर्सेस उसके बाद मैं जिन स्कूल से और कॉलेजेस में पहुंचा उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उनमें बहुत फर्क दिखता है। तो जो Tier 1, Tier 2, Tier 3 स्कूल होता है, जनरली ऐसा देखा गया है 80% ऑफ द टाइम कि वैसे ही हम कॉलेज में पहुंच जाते हैं। अच्छा स्कूल होगा तो एनवायरनमेंट ऐसा होगा, टीचर्स भी अच्छी बातें बताएंगे, आपकी स्टडी अच्छी हो रही होगी, आपका दोस्त ऐसे होंगे, गाइडेंस ऐसी होगी, आप अच्छे कॉलेजेस के फॉर्म भरेंगे। बिल्कुल राइट। और जो अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं वो अच्छी कंपनी में पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट कराने वो अच्छी कंपनी आएंगी। ये मतलब पूरा एक लिंक है, पूरा लिंक है, पूरा पैटर्न है कि पूरा पैटर्न ऐसे चलता रहेगा। करेक्ट। तो 80%, 20% एक्सेप्शंस है और आज हम उन्हीं एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, पर हम पहले 80% का सिस्टम समझ लेते हैं। तो मैं बोलता हूं कि 99% दुनिया का यही सिस्टम है कि जैसा आपका बैकग्राउंड है उसी के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब ये आपने जो क्वेश्चन पूछा कि ये ड्रीम क्यों रह जाता है हमारा, ये रियलिटी क्यों नहीं बनता, मतलब हर कोई चाहे वो बेसिक बैकग्राउंड से आ रहा है, Tier 3 फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, वो चाहता तो ये है कि मेरे ड्रीम पूरे हों, पर उसको जो सोसाइटी की एक दीवार है वो दिखने लगती है। वो दीवार ये कहती है कि अगर वो अच्छी कंपनी में अप्लाई करने जाएगा तो उसको बॉटम लाइन मिलेगा कि उसको शायद अपना रिज्यूमे पहुंचाने तक की भी ऑप्शन ना मिले, वो कंपनी कॉलेज में ही नहीं आ रही होगी, मैंने अगर कंपनी को रिज्यूमे भेज भी दिया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकल ड्रीम, जब हमने बात करी ना इम्प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल ड्रीम, तो होता गया धीरे धीरे वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ना, वो प्रैक्टिकल ड्रीम ये मान लेता है कि Tier 1 तो मेरे बस की बात नहीं है। माइंडसेट बन जाता है, माइंडसेट बन जाता है और सोसाइटी में जो चीजें होती हुई देख रहा है कि जब वो कंपनी मेरे कॉलेज में आई नहीं थी तो मैं क्या करूं। मतलब वो बंधा हुआ है, मतलब वो जाना चाह रहा है लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि नॉलेज उस एज तक जितनी है, जो उसका जो भी समझ है वो उतनी है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मैंने एक लड़की को कोच किया, वो कॉलेज जब उसका कंप्लीट हो गया
उसको कैंपस प्लेसमेंट में बैठने नहीं दिया उस कॉलेज ने। उसका रीजन ये क्योंकि 12th में उसके मार्क्स कम थे। अब कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो ये भी देखती हैं कि आपके 12th में कितने मार्क्स है, 12th में कितने मार्क्स है, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स है। ओके। ब्राइट स्टूडेंट 12th में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आए, क्योंकि बीमार हो गई। पर कंपनीज के लिए तो मैटर नहीं करता, उनका तो बस एक सिंगल मोस्ट क्राइटेरिया है कि तीनों में अच्छे मार्क्स होने चाहिए थे। वो लड़की जब मेरे पास आती है तो वो कहती है सर मेरे को लगता है कि मेरे को आईटी इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। अब आप देखिए बच्चे की तो जो इमेजिनेशन है, जो लाइफ है, वो जो उसको पता है वहीं से है ना। बिल्कुल। तो वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है क्योंकि मेरे को कैंपस प्लेसमेंट में बैठने नहीं दे रहे तो मेरे को हटा देना चाहिए, मैं छोड़ देती हूँ आईटी इंडस्ट्री। पर मैंने उसका टैलेंट देखा और मैंने कहा नहीं, देयर इज अनदर सिस्टम जो मैंने डेवलप किया है, जिसको मैं विकास सिस्टम बोलता हूँ, जिसपे हम आएंगे। पर विकास सिस्टम फॉलो करो और यू विल गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। तो उसके साथ बेस्ट हुआ, वो एक अलग बात है। तो बच्चे ड्रीम क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जैसे वो कॉलेज में जाते हैं सब चाहते तो ये है कि मैं गूगल में चला जाऊं, सब चाहते तो ये है मैं फेसबुक में चला जाऊं। जब उनका फर्स्ट ईयर आता है काश मेरा यहाँ पे हो जाए, पर सेकंड थर्ड ईयर आते आते पता चलने लगता है कि कंपनी प्लेसमेंट के लिए आ नहीं रही है। तो हमारे जो ड्रीम्स है ना वो टीयर 1 ऑटोमेटिकली निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। बहुत सारे लोगों के लिए वो उस ड्रीम बन के रह जाता है काश उस कंपनी में हो जाए, पर क्योंकि कहीं कुछ पता नहीं है कि कनेक्शन क्या है तो वो टीयर 2 कंपनी पे आ जाते हैं और बस उनके बारे में सोचने लग जाते हैं। बट ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि टीयर 2 और टीयर 1 में जमीन आसमान का फर्क है। टीयर 1 मतलब अपने ही माइंडसेट से छोड़ देते हैं कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, तो हमें मेहनत भी नहीं करनी है वहां तक, मेहनत भी नहीं करनी है वहां तक के जाने की। ये तो मतलब बहुत गलत है। अभी जैसे ने कहा है विकास सिस्टम, आपने एक वर्ड यूज किया, क्या है सर ये एक बार बताएं प्लीज। तो विकास सिस्टम क्या है, जब भी हम देखते हैं कि टीवी में, न्यूज़पेपर में आप कोई भी स्टोरी पढ़ो कि कोई आदमी सफल क्यों नहीं हो पा रहा, कोई बच्चे हैं, आजकल बहुत दुखद बात है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कोटा की इतनी सारी स्टोरीज आती हैं, जैसे एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं मतलब एक एक्साइटमेंट की न्यूज होती है, सबको अच्छा लग रहा होता है कि बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, एक दो न्यूज वो भी आ जाती है कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया। और हम क्या करते हैं, फिर हम कुछ दिनों तक एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं। पर मैं जब पिछले 20 साल पे इस पे काम कर रहा हूँ तो मैंने कहा हम कब तक ब्लेम करते रहेंगे, ब्लेम करने से सॉल्यूशन तो आ नहीं रहा, व्हाट इज अ चेंज। तो मैंने ये सोचा कि क्या ऑल्टरनेटिव सिस्टम हो सकता है, क्या कोई एक ऑल्टरनेटिव पाथवे हो सकता है जिसको एक्सेप्शनली अच्छे लोग फॉलो कर सकें। तो ये है विकास सिस्टम की थॉट इज कि 10 साल बाद 20 साल बाद कोई भी किसी और से करे कि अगर आपको लगता है आप एक्सेप्शनली अच्छे हो, और जो हमने टीयर 1 कंपनीज की बात करी, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ माय बैकग्राउंड, कि चाहे मेरा बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे मैं अच्छे स्कूल से हूँ चाहे नहीं हूँ, चाहे अच्छे कॉलेज से हूँ चाहे नहीं हूँ, चाहे मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं चाहे नहीं आए हैं, पर आज अगर मैं डिसाइड करूँ कि मेरे को टॉप 1% कंपनी में जाना है, तो ये वो सिस्टम है जिसकी मदद से आदमी आज भी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड टॉप 1% कंपनी में पहुंच सकता है। तो ये विकास सिस्टम की शुरुआत है। ओके तो कैसे पहुंच सकता है, मतलब सर क्या क्या उसे मेथड या क्या क्या पैटर्न्स फॉलो करने चाहिए इस चीज़ के लिए कि वो इजीली, मतलब एक तो उसका माइंडसेट हो चुका है कि मैं नहीं पहुंच सकता हूँ वहां तक, लेकिन जैसे आप बता रहे विकास सिस्टम के थ्रू वो अपना माइंडसेट और जो दीवारें उसके पास बन चुकी हैं आसपास, उसको तोड़ के कैसे पहुंच सकता है वहां तक। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि जब मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ कि मेरे को माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर आया, तो मैंने इंडस्ट्री को स्टडी करना शुरू किया कि इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी हैं। तो मेरे को ये सिस्टम कहा जाए या एक सीक्रेट गुफा कहूँगा, ये रिवील कैसे हुई कि जब मैंने मैकेफी ज्वाइन करी तो मैकेफी ने उसी टाइम एक बहुत छोटी कंपनी को एक्वायर किया था जिसका नाम था सॉलिड कोर, पर वहाँ के जो लोग थे वो एक्सेप्शनली बहुत टैलेंटेड थे। तो मैं एक ऐसी कंपनी और ऐसी इन्वायरमेंट में 4 साल काम किया जहाँ पे लोग बहुत टैलेंटेड हैं, वो टॉप 1% अपॉर्चुनिटीज तक जा पा रहे हैं, पर ज़्यादातर लोगों को उन कंपनी का, उन लोगों का नाम नहीं पता था। तो वहाँ से मेरी क्यूरियोसिटी जागी कि ये लोग अलग क्या कर रहे हैं, व्हाट दिस टॉप 1% आर डूइंग डिफरेंटली, क्योंकि जब ये अगर ना अपना रिज्यूमे भेजते हैं तो वो टॉप 1% कंपनी इनको हायर करने को तैयार है, पर ये भी कोई बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज बैकग्राउंड से नहीं आ रहे, पहुंच कैसे रहे वहां तक, तो ये वहां तक कैसे पहुंच गए हैं। तो मेरे को ये क्यूरियोसिटी सोचता रहा। तो जब मैंने इसको पैटर्न को क्रैक किया तो मैंने कहा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि टॉप 1%, नेक्स्ट 9% और 90%, तो जो टॉप 1% का जो सेक्शन है ना, उसमें मैंने कहा कि एक सीक्रेट 1% है। ओके सीक्रेट 1% कुछ ऐसे लोग और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो 99% जो बाकी लोग पूछते हैं वो सारी बातें पूछ ही नहीं रही। तो अगर अनमोल जी आप इसको इस ढंग से सोचें कि
आज जो हमारा बेसिक बच्चा है वो कह रहा है कि मैं टॉप 1% में क्यों नहीं पहुंच पाया, क्योंकि जी मेरे पास अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा कॉलेज नहीं है, अच्छे मार्क्स नहीं है। यही बात थी। अगर कुछ ऐसी सेट ऑफ कंपनीज हम ढूंढने लग जाएं जो ये पूछती नहीं है कि आप किस स्कूल से आए हो, आप किस कॉलेज से आए हो, आप किस मार्क्स क्या लेके आए थे, तो प्रॉब्लम क्रैक हो गई। बिल्कुल राइट। तो इसी पैटर्न को क्रैक करने के लिए कि टॉप 1% में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको लोग जानते नहीं है, सीक्रेट कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। तो जिस टाइम लोगों को ये सीक्रेट टॉप 1% ढूंढना आ जाएगा, वो किसी भी इंडस्ट्री को क्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगला मेरे लिए लाइफ का पर्पस ये बन गया कि मैं ये बात लोगों को बताऊं कैसे, क्योंकि ये बोलना तो बड़ा आसान है कि सीक्रेट टॉप 1% है, कि कुछ ऐसा सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्री है जो सीक्रेट है, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, पर वहां से टॉप 1% जाने का रास्ता छुपा बैठा है। तो उसी के लिए मैंने एक क्वाड्रेंट बनाया, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये बात समझाने लगा कि देखो एक ऐसी कंपनीज है, जैसे मैं सॉलिड कोर में काम करके आया हूँ, ये बहुत ही अच्छी कंपनीज होती हैं। फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा आप स्टार्टअप की बात कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, जरूरी नहीं है स्टार्टअप ही हूँ। अच्छा आप उनकी बात कर रहे हो जिनके टर्नओवर ज्यादा है। मैंने कहा जरूरी नहीं है कि टर्नओवर ज्यादा हो, क्योंकि मेरे पास एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। देखिए पर्सनल एक्सपीरियंस से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो मेरे पास एक एक्सपीरियंस था कि मैं एक ऐसी जगह काम कर रहा हूँ जो बहुत बढ़िया है, बट अब लोगों को बताऊं कैसे। और वहां से शुरुआत हुई, जब मैंने इतनी बार इतने 100 लोगों को ये बात बताई, हजारों लोगों तक बात पहुंचाई, तो वहां से एक इन्वेंशन हुई जिसको मैं बोलता हूँ विकास क्वाड्रेंट। कि इंडस्ट्री को जैसे अभी हम समझते हैं, इंडस्ट्री कुछ और है। अगर हम विकास क्वाड्रेंट को समझ जाएं, जो समझने में शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, पर अगर हम फोकस लगा के विकास क्वाड्रेंट समझ जाएं तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे भी क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो मतलब एक बार समझाएं सर, मतलब क्या है, मतलब ये कैसे। पर उसके लिए व्यूअर्स को बड़ा सोच के समझ के बैठना पड़ेगा, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हटा लीजिए। मतलब मैं तो आपको कहूंगा आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। आप नोट्स भी बना सकते हैं कि आप उस पैटर्न को फॉलो करके फिर आपको इजी भी होगा कि आप वहां तक पहुंच कैसे सकते हैं। राइट। तो ये आपने बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि ये 1% की क्वालिटी होती है नोटबुक और पेन लेके बैठना। बाकी लोग क्या करते हैं, बस सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर मैं उसको ऐसा बोलता हूँ जैसे आप भजन सुनते हो ना, सुन के तो आ जाते हो पर शरीर में उतार नहीं पाते, अपने बॉडी में उतार नहीं पाते, नॉलेज में उतार नहीं पाते। तो अनमोल जी आपने बहुत अच्छी बात करी कि पेन एंड पेपर पे लेके बैठेंगे तो बात को समझ पाएंगे। बिल्कुल। तो अपने बहुत मैथ्स के बेसिक को याद करते हैं कि कई बार हम एक्सिस ड्रॉ करा करते थे। क्वाड्रेंट बनाना हो तो हम एक एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते थे और एक वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन खींचते थे। तो एक एक्स एक्सिस बना लीजिए, एक वाई एक्सिस बना लीजिए। ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे क्या है, हमारे एक्स एक्सिस पे है टैलेंट और वाई एक्सिस पे है पॉपुलैरिटी। ओके। एक्स एक्सिस इज टैलेंट, वाई एक्सिस इज पॉपुलैरिटी। तो क्वाड्रेंट 1 वो कंपनीज हो गई जो बेस्ट टैलेंट हायर करती हैं और पॉपुलर बहुत हैं। मैं आईटी इंडस्ट्री से आ रहा हूं और ज्यादातर लोग आईटी की कंपनीज के नाम जानते हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल से इसको बात को समझाता हूं। आईटी में इनको फेसबुक, एप्पल, गूगल, नेटफ्लिक्स ऐसी कंपनी बोला जाता है। तो वो कंपनीज जो इंडिया का या वर्ल्ड का बेस्ट टैलेंट हायर करती हैं और पॉपुलर बहुत हैं। तो जो मैंने नाम लिए आपको सब नाम पता होंगे, सबने ज्यादातर लोगों ने नाम सुने हैं। सबके ड्रीम कंपनी है फेसबुक, गूगल, तो जो हमने बोला था ना टॉप 1% ड्रीम कंपनी। बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट 1। अब आता है क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 वो कंपनीज है जिनकी टैलेंट की एक्सपेक्टेशन उतनी हाई नहीं है, तो वो एवरेज और बिलो एवरेज टैलेंट को भी हायर करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को, जब मैं ये नाम बताऊंगा कंपनीज के कि क्वाड्रेंट 2 में कौन सी कंपनी आती है, कोई को लगेगा नहीं ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, मैंने भी ऐसी कंपनीज में काम किया है। देखिए हम सिर्फ कंपैरिजन विद क्वाड्रेंट 1 कर रहे हैं। अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं नेशनल लेवल पे खेलता हूँ, अगर कोई स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मान लीजिए मैं क्रिकेटर हूँ और मैं नेशनल लेवल पे भी खेल रहा हूँ, और अगर मैं सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं नीचे आ जाऊंगा ना। तो हमारा कंपैरिजन 1% के कंपैरिजन में है। मैं जोनल लेवल पे हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो जब हम टैलेंट की बात कर रहे हैं, एवरेज और बिलो एवरेज, हम इंडस्ट्री बेस्ट की बात कर रहे हैं। तो जो ये कंपनीज हो जाती हैं आईटी इंडस्ट्री में, जैसे सर्विस क्लास कंपनी बोला जाता है, तो हमारी जितनी भी कंपनी है TCS, HCL, विप्रो, IBM, एक्सेंचर, मतलब ऐसी बहुत सारी और कंपनीज है जो सर्विस बेस्ड कंपनी बोली जाती है। नथिंग रॉन्ग, मैंने उसमें काम किया है, बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री को बहुत ग्रो किया है, पर जो टैलेंट रिक्वायरमेंट है ना वो टियर 1 कंपनी से नीचे है। ओके, राइट। तो ये हो जाता है हमारा क्वाड्रेंट 2। और ये जो मैंने डिस्कवरी करी कि क्वाड्रेंट है, ये अनमोल जी मैंने देखा कि हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। चाहे आप MBA करके आए हो, तो किसी को लगेगा मैं सिर्फ IT इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आपने MBA किया है, आपने कोई भी कोर्स किया है,
हम उसको और डिस्कस बाद में कर सकते हैं, पर हर इंडस्ट्री में क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 फिट होता है। मैं बस आईटी के एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है, ज्यादातर लोग आईटी की कंपनी को जानते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे आ जाती है क्वाड्रेंट 2 में वो कंपनीज जिनकी टैलेंट एक्सपेक्टेशन मीडियम है पर पॉपुलैरिटी इनकी भी हाई है। मासेस से आप बात करो, ज्यादातर लोगों को इनके नाम पता है। अब आता है क्वाड्रेंट 3। क्वाड्रेंट 3 वो कंपनी हुई, अगर आप एक्सिस पे बनाया है किसी ने तो उसको देखेंगे कि आपका जो टैलेंट एक्सपेक्टेशन है वो तो है मीडियम और लो, और आपकी पॉपुलैरिटी भी है मीडियम और लो। ओके। तो 90% ऑफ द इंडस्ट्री इज लाइक दैट ओनली। 90% ऑफ द इंडस्ट्री आपकी क्वाड्रेंट 3 ही है। अब इसमें स्ट्रगल कहाँ होता है? स्ट्रगल यहाँ से होता है, क्वाड्रेंट 1 को आप मान लीजिए आपका टियर 1, क्वाड्रेंट 2 को मान लीजिए टियर 2 और क्वाड्रेंट 3 को मान लीजिए टियर 3। अब लोगों को क्या लगता है कि वो ख्वाब तो देखते हैं कि भाई मैं भी गूगल फेसबुक में चला जाऊं, पर जब कॉलेज में आते हैं तब तक पता चलता है प्रैक्टिकली क्वाड्रेंट 2 की भी बहुत कम कंपनीज हमारे कैंपस प्लेसमेंट में आ रही हैं। तो उनके वो ख्वाब प्रैक्टिकल ड्रीम्स में आ जाते हैं कि क्वाड्रेंट 2 की कंपनी में हो जाए तो बड़ी बात है, और वहां पे भी नहीं हो पाता तो हम ऑफ कैंपस के थ्रू शुरू करते हैं, तो हम क्वाड्रेंट 3 की कंपनी में आ पाते हैं। पहुंच ही नहीं पाते वहां तक, पहुंच ही नहीं पाते। तो ये वो कारण था जिससे लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। अब ये विकास क्वाड्रेंट ने इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि एक सेक्शन बच गया इसमें, क्वाड्रेंट 4। अब क्वाड्रेंट 4 क्या हुआ, आपकी टैलेंट एक्सपेक्टेशन है वेरी हाई, ओके, बट पॉपुलैरिटी है कम। तो आप समझ के देखिए कि मतलब कुछ तो ऐसी कंपनीज हैं जिनकी टैलेंट तो चाहिए गूगल जितना, पर शायद हम उनका नाम ना जानते हो। करेक्ट, बिल्कुल। दूसरे ढंग से इस बात को अगर समझें कि इंडस्ट्री में जो लोग गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स जैसी टॉप कंपनी में चले जाते हैं, ये भी तो जॉब छोड़ के कहीं ना कहीं और जाते होंगे। जरूरत तो ना इन 3 ही कंपनीज में रहेंगे, कहीं और जाएंगे। तो जब मैं सॉलिड कोर में पहुंचा, मैं मैकेफी में काम कर रहा था, जब मेरा माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर आया तो मैंने देखा कि यहाँ के लोग तो ऐसी ऐसी कंपनीज के नाम बता रहे हैं जिनमें वो जा रहे हैं, जिनके मुझे नाम ही नहीं पता। ओके, मतलब पॉपुलर है, वो पॉपुलर नहीं है, सॉरी, टैलेंट मुझे चाहिए, टैलेंट चाहिए लेकिन पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर नहीं है। तो क्वाड्रेंट 4 अपने आप में बहुत बड़ा है, मतलब ये जो सीक्रेट टॉप 1% है वो क्वाड्रेंट 4 है। तो ये ढूंढा कैसे जाए, मतलब कंपनियों को सर्च कैसे किया, जैसे आपने भी सर्च किया, राइट? तो ये कैसे करे, मतलब कोई नॉर्मल, क्योंकि अगर वो अपना रिज्यूमे भेज रहा है, एचआर से कनेक्ट कर रहा है, तो वहाँ से उसको पता है, पहले तो वो अपने अंदर ही सेल्फ डाउट लाएगा कि मैं कर रहा हूँ, वहाँ से रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, और 99% नहीं भी आता है, क्योंकि वहाँ पे नेगलेक्ट कर दिया जाएगा कि आप इस कॉलेज के हैं, आपकी इतने परसेंटेज थे। तो वहाँ पे अपने आप को दिखाया कैसे जाए कि हाँ मेरे पास टैलेंट है, आप पॉपुलर नहीं है लेकिन मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास नंबर्स नहीं है लेकिन मेरे पास टैलेंट है, तो मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। राइट। इसको बताने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब आपने बात करनी ना मेरे पास टैलेंट है, बहुत सारे लोगों को लगता है टैलेंट है, पर उनके पास 1% वाला टैलेंट नहीं होता। जब मैंने 8 साल इंडस्ट्री में काम कर लिया था और जब मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर आया, जब मेरे को ऑफर आया तब मेरे को टैलेंट की परिभाषा पता चली। आप सोच के देखिए, मैं 8 साल इंडस्ट्री में काम कर चुका था, मैं टॉप की कंपनीज IBM, मैकेफी में काम कर चुका था, पर तब मेरे को टैलेंट की असली परिभाषा समझ आई थी कि टैलेंट कहते किसको है। तो बहुत सारे लोगों को सबसे पहले वो 1% जोन में जा क्यों नहीं पाते, क्योंकि उनको टैलेंट की परिभाषा ही गलत है। वो सोच के ये आते हैं कि स्कूल कॉलेज ने जो पढ़ा दिया, जो मैंने कंपनी में काम कर लिया, उसी को टैलेंट बोलते हैं। बट वो टैलेंट की बहुत डाइल्यूटेड परिभाषा है, वो बहुत कम समझने वाली चीज़ है। जब हम वहाँ पे मास्टरी की बात कर रहे हैं, टैलेंट की बात कर रहे हैं कि उसके बेंचमार्क बहुत हाई है, तो उस बेंचमार्क को क्लियर कर पाना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ इस बात के लिए। अभी 2 साल पहले मैंने एक पर्सन को कंसल्टिंग दी। तो हमारा काम है, हम जो लोग टॉप 1% में आना चाहते हैं उसको हमारी कंपनी कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है। अब ये पर्सन 15 साल का एक्सपीरियंस रखता था। अब जो पर्सन IT इंडस्ट्री में 15 साल का एक्सपीरियंस रखता है, मतलब उसको नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। और उसका पैकेज करीब 25 लाख का था। 15 साल के एक्सपीरियंस में 25 लाख का पैकेज। 6 महीने जब उसने हमारे साथ काम किया है तो उसके पास जो ऑफर आया वो 70 लाख का आया। ओके, मतलब 6 जो उसने 15 साल से 25 लाख बताओ, 6 महीने में उसका डबल से ऊपर हो गया, ट्रिपल हो गया, ट्रिपल के आसपास 70 लाख के आप तक आप पहुंच जाते हो। अब क्या उसको IT इंडस्ट्री नहीं पता था? पता था। जिस कंपनी में उसकी हायरिंग हुई, क्या उसको उस कंपनी के बारे में नहीं पता था? उसके बारे में पता था। फिर क्या गैप है? क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि टॉप 1% में पहुंचा कैसे जाता है और उनकी टैलेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि बिना उस रिक्वायरमेंट को समझे अगर मैं रिज्यूमे भेज भी दूंगा, सिलेक्शन तो होगा नहीं। तो ये लोग कुछ और फंडामेंटल चीज देख रहे हैं जिसका ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो टैलेंट
जो टॉप 1% है उसमें अगला जो शब्द लिया मास्टरी लिया, उस मास्टरी को पहले समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। लोग गलती क्या करते हैं, वो बिना मास्टरी को समझे, अगर मैं अपनी क्लास में टॉपर भी हूं इसका मतलब जरूरी नहीं है मेरी मास्टरी अच्छी है। मास्टरी अलग है हर इंडस्ट्री की। तो अगर मैं मास्टरी के बेसिक्स को पहले समझूंगा तब मैं ग्रो कर पाऊंगा। तो मैं क्या कहता हूँ, विकास सिस्टम को अगर हम देखें, पहले तो क्वाड्रेंट मेरे को ये समझाता है विकास क्वाड्रेंट की टॉप 1% में सीक्रेट टॉप 1% क्या है। उसके बाद मेरे को ये समझ आता है कि टॉप 1% का सिर्फ एक क्राइटेरिया है जो है मास्टरी। तो मास्टरी को मेरे को ढंग से समझना होगा। जो मास्टरी को ज्यादातर लोग जानते हैं ना, उसको जानते ही नहीं है। उनको लगता है वो जानते हैं, मास्टर हो चुके हैं, वो मास्टरी हो चुके हैं, लेकिन हुए नहीं, उनके पास मास्टरी है नहीं। इस पर्सन को जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस और 25 लाख से 70 लाख पहुंचा है, उसको हमने एक और कोर्स में एनरोल करवाया जहां पे उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे कि ये कंपनीज पहले और दूसरे तीसरे राउंड में पूछती क्या है। ओके। तो उसकी पहले उसने 1.5-2 महीने ट्रेनिंग ली है, जिसको हम अपनी इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बोलते हैं, कोडिंग इंटरव्यू बोला जाता है। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो वो जब लोगों ने समझा तो आता है मास्टरी। और मास्टरी में भी जो अगला एक वर्ड मैं बताता हूं कि अगर किसी को समझना है ढंग से, क्योंकि जब भी मैं ये बात बताता हूं लोग कहेंगे कौन सिखाएगा। बिल्कुल, अगर मैं मास्टरी शब्द बोलूंगा तो कहेंगे कौन सिखाएगा, कौन करवाएगा। तो उसके लिए जो तीसरा सिस्टम का पाथवे है, एक्चुअली ये हमने बहुत ढंग से बनाया हुआ है अनमोल जी, कि विकास सिस्टम अगर समझा जाए तो ये कम से कम 10 घंटे का कोर्स है मेरा। ओके। जिसको मैं 3 महीने में धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हो जाता है, डीप कंटेंट है। देखिए टॉप 1% बनना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। नहीं बिल्कुल। अभी तक जो भी हमारे व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बनना चाहते हैं तभी जुड़े हुए हैं अभी तक, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि आप समझाना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंटरेस्टिंग लग रही है विकास सिस्टम है क्या। राइट। तो विकास सिस्टम का पहला पाथवे हुआ, पहला रास्ता हुआ कि हमें 1% समझ आना चाहिए। ठीक है। 1% के बाद हमें क्वाड्रेंट समझ आना चाहिए कि मैं जिस भी इंडस्ट्री की बात करूं मैं उसमें क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4 को पहचान सकूं। जब वो पहचान सकूं तो मेरे को ये समझ आ जाना चाहिए कि मेरे को मास्टरी की बात हो रही है, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मास्टरी है वो है नहीं। मेरे को पहले इंडस्ट्री में समझना पड़ेगा कि मास्टरी कहते किसको है। बिल्कुल। इस इंडस्ट्री में मास्टरी कहते किसको है, उसको जाके उन लोगों से पूछना होगा, वो सारी चीजें आएंगी। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मास्टरी अचीव कैसे करूं? क्या कोई स्कूल कॉलेज मेरे को पढ़ा देगा या कैसे? अगर आप 1% में आना चाहते हो तो आपको एकलव्य बनना पड़ेगा। ओके। मास्टरी का जो तरीका है वो है एकलव्य बनना। जिस दिन आपकी सेल्फ स्टडी और सेल्फ लर्निंग हद से ज्यादा बढ़ जाती है, बाकी और फैक्टर अपने आप आ जाएंगे। अगर मैं एकलव्य नहीं बनता, मैं सोचूं कि कोई कॉलेज में जाऊं और सिर्फ वो पढ़ा देंगे, मैं अगले लेवल तक तो पहुंच जाऊंगा, मैं फिर अटक जाऊंगा। बट अगर मेरे को टॉप 1% में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करनी है, लाखों करोड़ों अरबों तक पहुंच जाना है, तो मेरे को एकलव्य बनना होगा। तो सिस्टम को सबसे सिंपल शब्दों में मैं बता रहा हूँ विकास सिस्टम को, कि आपको टॉप 1% के अंदर क्वाड्रेंट 4 ढूंढना आना चाहिए, सीक्रेट टॉप 1%। उसके आगे आपको मास्टरी बनानी आनी चाहिए कि मास्टरी कैसे बनानी है, और तीसरा कि वो मास्टरी बनाने का तरीका एकलव्य है। तो इसको मैंने एक नया शब्द बोला, एकलव्यइज्म। ओके। कि मैं ये कहता हूँ कि जैसे मैंने खुद एग्जांपल दिया, वो बच्चा हमसे पढ़ने आया, बच्चा क्या 15 साल के एक्सपीरियंस को बच्चा नहीं कहेंगे, बट एज ए टीचर आप हर एक को बच्चा बोलते हो। पर जो 15 साल के एक्सपीरियंस पे भी है, उसमें एकलव्यइज्म क्या होता है कि अगर आप टीचर से पढ़ने भी जा रहे हो, अगर आपकी सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी है तो आप टीचर का 1 घंटा लोगे, पर आप पढ़ाई कर लोगे 100 घंटे की। बिल्कुल। मैं इसको एकलव्यइज्म बोल रहा हूँ। तो आप हो सकता है टीचर के पास जाओ, हम तो कहते हैं मेंटर के पास जाओ, पर उन पर डिपेंडेंट मत हो। सेल्फ लर्निंग पे चले जाओ, सेल्फ लर्निंग करके 10 किताबें पढ़ो, जो ना समझ आए बस वो पूछने जाओ। तो ये है। तो ये अगर 3 चीजें हमारा बच्चा कर लेता है, जो भी इस चैनल को आप देख रहा है और आगे देखेगा, अगर वो 3 शब्दों को समझ ले कि मेरे को सीक्रेट टॉप 1% कोई बताना आना चाहिए, कि मैं कैसे बता सकूं किसी भी इंडस्ट्री में। मैं डॉक्टर का एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने उस प्रोफेशन को भी समझा है। कोई तो दुनिया का ऐसा डॉक्टर होगा जो टैलेंटेड भी बहुत है और पॉपुलर भी बहुत होगा। बिल्कुल। इंडिया लेवल पे देखा जाए तो डॉक्टर नरेश त्रिहान का नाम आ जाएगा, राइट? सब लोग नाम जानते हैं, मेदांता हॉस्पिटल का नाम जानते हैं, डॉक्टर नरेश त्रिहान का नाम जानते हैं। तो मतलब क्या हुआ, टैलेंटेड भी बहुत है, पॉपुलर भी बहुत है। तो कुछ ना कुछ ऐसे भी डॉक्टर होंगे जो क्वाड्रेंट 2 में होंगे, जो समहाउ पॉपुलैरिटी गेन कर ली होगी, बट शायद उतना टैलेंट नहीं होगा। और कई बार जब हम जाते हैं तो हमें ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, हम किसी प्रोफेशनल के पास गए,
हमने कहा यार नाम तो बहुत सुना था पर काम तो उतना अच्छा है नहीं, फीडबैक तो उतने अच्छे मिले नहीं। नाम बहुत सुना था पर जब काम करवाया तो फीडबैक अच्छा आया नहीं। हम सबने ऐसे किसी ना किसी प्रोफेशनल के साथ काम किया है, राइट। तो ये क्वाड्रेंट 2 हो जाता है। क्वाड्रेंट 3 के कौन से डॉक्टर हुए जो उतने टैलेंटेड भी नहीं है और पॉपुलर भी नहीं, चल रहे हैं बस चल रहा है। और ये सिस्टम ऑफ स्ट्रगल है। 99% इंडस्ट्री क्यों स्ट्रगल करती है? क्योंकि वो क्वाड्रेंट 3 में ही रह जाती है अपनी लाइफ में। माइंडसेट नहीं है ना सर उनका, बड़ा माइंडसेट नहीं है वहां तक पहुंचना है। वो कहने जो मिल गया उसमें हम संतुष्ट जो मिल गया वो सीख रहे हैं। पर मैं उसको सीखना अनमोल जी ऐसे बोलता हूँ, कई बार मैं जब प्रोग्राम देता हूँ मैं बोलता हूँ, वो लोग बोलते हैं मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैं बोलता हूँ आपको 20 बार 1 साल का एक्सपीरियंस है। वो 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, वो 20 बार 1 साल का एक्सपीरियंस है। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सीखा बस उसी को आप आगे लेते जा रहे हो। आप बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर नहीं रहे हो। सेल्फ लर्निंग नहीं है, सेल्फ लर्निंग नहीं है। तो क्वाड्रेंट 4 में अब कौन से डॉक्टर आए? क्वाड्रेंट 4 में वो डॉक्टर आ गए जो टैलेंटेड तो बहुत है पर पॉपुलर नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ तो ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको पेशेंट जानते हैं कि इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए तो ये डॉक्टर बेस्ट है, इंडिया का बेस्ट होगा, वर्ल्ड का बेस्ट होगा। पर दूसरे लोग, जनरल आदमी नहीं जानता होगा इनका नाम। जिसको वो बीमारी है जब वो पता करते हैं तो पता चलता है ये सर्जन तो इंडिया का बेस्ट है, इंडिया में सिर्फ 2 ही सर्जन है जो ये सर्जरी करते हैं। तो हमारे पास ऐसी स्टोरीज कई बार हमें सुनने को मिलती है। ये हो गए हमारे क्वाड्रेंट 4 के लोग, जिनको मासेस वैसे नहीं जानता पर जो इनको हाई पे करके हायर कर सकता है, जो इनकी सर्विसेज ले सकते हैं, वो इनको जानते हैं। ऐसे ही अगर लॉयर का एग्जांपल देख लें तो क्वाड्रेंट 4 लॉयर्स होंगे। मतलब ऐसे वकील जिनको जो कंपनीज हैं वो हाई फी पे करके हायर करती हैं, पर शायद जनरल आदमी उनका नाम ही नहीं जानता। एक मैं काम बहुत अच्छा है। एक मैं कॉर्पोरेट लॉयर का नाम लूंगा, हरीश साल्वे जी। जनरल आदमी अगर देखा जाए तो राम जेठमलानी जी को जानता था, राइट। सबने नाम सुना है लॉयर का, फेमस लॉयर है रहे हैं, वो क्वाड्रेंट 1 लॉयर हो गए। पर हरीश साल्वे जी इज अ वेरी हाई प्रोफाइल लॉयर जो कॉर्पोरेट लॉ में डील करते हैं। पर क्या जनरल आदमी उनका नाम जानता है? नहीं जानता। मैंने भी आज फर्स्ट टाइम ही सुना है, मतलब जो आप बता दें, राइट। तो ये है क्वाड्रेंट 4। तो अगर हमारा बच्चा ये समझने लग जाए, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि मेरे को सीक्रेट टॉप 1% में जाना है, अगर 1% में जाना है, सीक्रेट टॉप 1%, मास्टरी को ढूंढना है और उसके लिए एकलव्य बनना है। इन 3 बातों को अगर मैंने शुरुआत में समझ लिया, मैं लाइफ में कितना भी आगे ग्रो कर सकता हूँ। ये 3 बातें तो हो गई, लेकिन इसकी तरफ बड़ा कैसे जाए? मतलब अपना पॉइंट कहाँ, मतलब 3 पॉइंट है, पहले में कौन सा पॉइंट उठाना चाहिए कि हम इस पे वर्क करें? पहले मास्टरी पे करें, एकलव्य पे करें, जो सेकंड पॉइंट है, और थर्ड पॉइंट एक और जो आपने बताया उस पे करें। राइट। तो आपने बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन पूछा कि सबसे एक आपने पहले भी पूछा था कि कंपनीज ढूंढने मिलेंगी कहाँ पे। बिल्कुल, मेरा एक वो क्वेश्चन भी है ना। बिल्कुल। तो अब हमने साइंस और एक फ्रेमवर्क तो आपको बता दिया कि विकास सिस्टम का फ्रेमवर्क क्या है। उसको एक एक एग्जाम्पल लेके क्रैक करते चले जाते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले आएगा कि मेरे को ऐसी कंपनीज के नाम कैसे पता चले जो क्वाड्रेंट 4 में आती है और जो मेरे जॉनर की है, मेरी इंडस्ट्री की है। तो मैं पहले आईटी का एग्जांपल दूंगा और फिर मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि वही कॉन्सेप्ट आप किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई कर लो, आपको नाम मिल जाएंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट हम बिजनेस में भी कर सकते हैं? बिजनेस में भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के नाम तो सेम ही रहने वाले हैं। बिल्कुल। तो पहले शुरू करते हैं आईटी से। तो अगर मेरे को आईटी की टॉप 1% कंपनीज ढूंढनी थी तो मैं क्या करूं? तो मैं उसके लिए ये करता हूं कि जो ऑलरेडी सिस्टम है उसको यूज करता हूं। तो ऑलरेडी सिस्टम क्या कहता है कि जो टॉप की आईटी कंपनीज होंगी वो कहाँ जाएंगी प्लेसमेंट के लिए? आईआईटीज के पास। या अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे देखूं तो एमआईटी जो उसके लिए फेमस है, स्टैनफोर्ड फेमस है आईटी के लिए, तो वहां पे जाएंगी। इन कॉलेजेस की जो प्लेसमेंट लिस्ट होती है वो पब्लिक डाटा होती है। जनरली वो तो हाईलाइट करते हैं कि देखो ये 100 कंपनी, ये 200 कंपनी हमारे यहाँ प्लेसमेंट के लिए आ रही हैं। तो आपको एक यहाँ पे एक सीक्रेट दिखने लगेगा कि अगर मैं अपनी इंडस्ट्री के टॉप कॉलेज को ढूंढ लूं, वो तो पता होना ही चाहिए। उस टॉप कॉलेज की प्लेसमेंट लिस्ट को ढूंढ लूं जो पब्लिक डाटा है, तो मेरे को एकदम 200 कंपनीज के नाम मिल गए, जिसमें से 5 ही पॉपुलर हैं। 5 ही पॉपुलर हैं, बाकी सारी क्वाड्रेंट 4 कंपनीज है। ओके। अब क्या कोई ऑब्जेक्शन ये कर सकता है कि क्या इसमें क्वाड्रेंट 2 और 3 भी हो सकती थी? मतलब नॉट टैलेंटेड हायर करने वाली कंपनी हो सकती हैं। अब इसमें एक कैच आता है, क्वाड्रेंट 2 थोड़ी हो सकती हैं, पर उनका फर्क क्या होता है? क्वाड्रेंट 2 कंपनीज भी हो सकती हैं। वो जब ऐसे कंपनीज ऐसे कॉलेजेस में जाती हैं ना, तो वो बहुत हायर सीनियर प्रोफाइल ऑफर करके आती है इनको। उनके कुछ अपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके लिए उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट चाहिए होता है, तो उनके पे पैकेज हायर होते हैं, उनका डिपार्टमेंट हायर होता है, उनका प्रोफाइल हायर होता है।
तो ब्रॉडली अगर मैं देखा जाए, और क्वाड्रेंट 3 कंपनीज तो ऐसे कॉलेजेस तक पहुंच ही नहीं पाती। देखिए प्लेसमेंट हो रही है, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, जो प्लेसमेंट सेल है, जो कोऑर्डिनेटर है, उन सबको पता है कि वो किस टाइप की कंपनीज में जाएंगे। बिल्कुल। तो वो जो क्वाड्रेंट 3 कंपनीज होती हैं वो प्लेसमेंट करवाने ऐसे कॉलेजेस तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो वो जो लिस्ट आएगी आपको 200-300 कंपनी की क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4 की मिल जाती है। तो आपको, अगर आपने इंडिया के या वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेजेस को ढूंढ लिया, आपके पास 10-15 मिनट की रिसर्च में ही कम से कम 300-400 कंपनीज के नाम मिल जाएंगे आराम से, राइट। तो यहाँ से पहली प्रॉब्लम क्रैक होती है कि ढूंढना कैसे है। तो आपको ढूंढने से कंपनी तो मिल गई। अब अगली बात ये आती है कि मास्टरी बोलते किसको है। बिल्कुल, मास्टरी बोलते किसको है, क्योंकि मैंने कहा कि जो मेरी नॉलेज ऑफ मास्टरी है, जो एक एवरेज बच्चे की है, वो मास्टरी गलत नॉलेज है उसकी। ये बात मेरे को खुद कई साल बाद आईटी में काम करके पता चली। तो जो मास्टरी की नॉलेज होती है, जब आप इस कंपनीज को नाम मिल जाएगा, तो मैं अगर ये ढूंढूं कि ये कंपनी इंटरव्यू में क्या पूछती है, ये भी एक पब्लिक डाटा है। बिल्कुल। अगर मेरे को वो 200 कंपनीज के नाम है, मैं एक एक कंपनी का नाम डालूं कि इस कंपनी के इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, वहां से मेरे को एक्चुअल पता चलेगा कि मास्टरी में पूछा क्या जाता है। मैं आपको आईटी का एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी बहुत सारे और हैं। मैं बार बार आईटी का, अनमोल जी, वैसे एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा उस पर भी आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ, व्यूअर्स के लिए अच्छा होगा। देखिए, मैं पहले आईटी इंडस्ट्री में मैंने काम करा, और आईटी इंडस्ट्री में काम करके मेरे को ये बात समझ आई है कि कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री का ये जो प्रोडक्ट कंपनी वाला, जो क्वाड्रेंट 1 कंपनीज वाला पाथवे है ना, ये अभी भी बहुत कम बच्चों ने पोटेंशियल को अचीव किया है। अगर इस टाइम भी इंडिया में बहुत ऐसा पोटेंशियल है। देखिए, सबको ये पता चला था कि आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, राइट। बट क्योंकि टैलेंट वैसा नहीं बना, तो ज्यादातर ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इनके जो बच्चे हैं वो क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 3 कंपनीज में जा रहे हैं, और वो ये मानते हैं कि ठीक है, लग तो गया पर जॉब नहीं लग रही है, ये नहीं हो रहा है, प्लेसमेंट नहीं हो रही है। उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सबको पता है। उनको ये नहीं पता कि क्वाड्रेंट 1 में जाया कैसे जाता है। तो अगर हमारा जो टैलेंट है उसको, जो आज हम आपके पॉडकास्ट से लोगों तक बात लेके जा रहे हैं, अगर आज भी आईटी का कोई टैलेंट दूर से दूर बैठा हुआ बच्चा, देखिए मैं बहुत सारी और इंडस्ट्री को कंपेयर किया, मैं कहूँ डॉक्टर बच जाओ 1%, पर जो उसकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट है एमबीबीएस एमडी, वो फुलफिल करनी होगी। बिल्कुल। लॉयर बन जाओ, लॉयर बनने की जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल करनी होगी। पायलट बन जाओ, पर पायलट बनने के लिए जो फीस है, जो उसको राइडिंग स्कूल की एक्सपेंसेस होंगे, वो तो बियर करने ही पड़ेंगे ना। तो मेरे को लगता है कि इंडिया को या किसी और भी डेवलपिंग कंट्री को ग्रो करना है, आईटी एक ऐसा है जिसकी इन्वेस्टमेंट मिनिमम है। इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए एक आईटी इंजीनियर बनने के लिए? एक लैपटॉप होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन। क्या ये बहुत एक्सपेंसिव रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल, आज के टाइम में तो बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम में तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ इस रिक्वायरमेंट पे ना तो कोई अगर मेरी बाई चांस डिग्री पूछे, ना मेरा और कुछ पूछे, तो एक तो आपका एंट्री लेवल बेंचमार्क कुछ नहीं। अगर मैं कोई और प्रोफेशन बताऊंगा तो उसमें 1000 लोग जॉब ले सकते हैं, 10,000 लोग जॉब ले सकते हैं। आज भी आईटी में लाखों करोड़ों लोगों के लिए पोटेंशियल बचा हुआ है। तो ये अनटैप्ड पोटेंशियल है जिसको लोगों ने समझा नहीं है। दूसरी एडवांटेज क्या है कि आईटी का रिसोर्स पहले दिन से ही ग्लोबल रिसोर्स बनता है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने आईटीआई ज्वाइन कर लिया, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कोर्स कर लिया, मैं क्या करूंगा? मेरे को आसपास कोई इंडस्ट्री तो होनी चाहिए, वहीं पे जाके तो काम करूंगा, घर पे बैठे कैसे काम करूंगा? बिल्कुल। तो मेरे आसपास इंडस्ट्री होनी चाहिए, तो मैं एक लोकल रिसोर्स बन के रह जाता हूँ। अगर मैं चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर भी बन जाता हूँ, तो टू सर्टेन डिग्री मैं एक ही कंट्री में ऑपरेट कर सकता हूँ, वहीं पे आपका लाइसेंस वैलिड होता है, राइट। पर अगर आप एक आईटी इंजीनियर बनते हैं तो आप डे 1 से ग्लोबल रिसोर्स हो। आज आप किसी भी कंट्री के लिए सर्विस दे सकते हो, आप किसी भी कंट्री का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एंट्री लेवल बेंचमार्क बहुत लो। बिल्कुल। लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और दिमाग जिसमें मास्टरी होनी चाहिए, जिसमें मास्टरी होनी चाहिए, और वो भी एकलव्य लेवल पे, तो आप इजीली करेक्ट कर सकते हो। और ग्लोबल रिसोर्स बन रहा हूं मैं डे 1 से, कि मैं दुनिया में कहीं पे भी जाके रिमोटली बैठ के भी जॉब कर सकता हूं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स ले रहे हैं रिमोट वर्क के थ्रू। इसीलिए हम बार बार एग्जांपल आईटी का ले रहे हैं कि आप और चीजों को भी समझें और आईटी को समझ लें। तो वापस आते हैं उस बात पे कि आईटी में हमने कंपनीज के नाम ढूंढ लिए। आईटी में इन कंपनीज का एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का एग्जाम लिया जाता है, इसको बोला जाता है, और जितने भी टॉप के इंस्टीट्यूट है वो उस बारे में जानते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। अभी कुछ दिन पहले मैं आईआईटी रुड़की में कीनोट स्पीच के लिए गया था। वहां पे मेरे को स्टूडेंट्स नहीं बताया तो करीब 1300 स्टूडेंट है आईआईटी रुड़की में, कवरिंग ऑल ब्रांचेस, जिनमें से 700 बच्चे
आईटी कंपनीज की तैयारी कर रहे हैं। 1300 बच्चों में से 700 बच्चे आईटी कंपनीज की तैयारी कर रहे हैं। और आईटी कंपनीज की तैयारी वो कैसे कर रहे हैं? तो जो मैंने ये शब्द बोला कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, सारे के सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तैयारी कर रहे हैं। ओके। और उनसे पूछो ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सिखा कैसा रहा है? कौन सिखा रहा है आपको? यूट्यूब से देख के खुद ही एकलव्य है, खुद ही सीख रहे हैं। इसको कौन सिखाएगा? बिल्कुल। तो आईआईटी के अंदर जब मैं पहुंच गया हूं तब तो मेरे को ये पता चला है कि मेरे को ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग खुद से सीखना होगा। पर जो आईआईटी के बाहर बैठा है वो ये सोच रहा है उसकी लाइफ सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई, क्योंकि मेरा आईआईटी सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर मैं अंदर बैठ के भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ही सीख रहा हूं तो मैं बाहर बैठ के भी तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीख सकता था। यूट्यूब तो आपके पास भी है, यूट्यूब तो मेरे पास भी था, वो लैपटॉप मेरे पास भी है, वो इंटरनेट कनेक्शन मेरे पास भी है। तो अंदर पहुंच के ये पता चलता है जब आप टॉप 1% जोन में पहुंचते हो कि ये सीक्रेट रास्ता है। पर ज्यादातर लोग ये सोच के बैठे रहते हैं कि वो आईआईटी वालों के पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। पर कुछ लोगों ने ऐसी चीजें क्रैक करी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करके आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट में बस मैं बताऊंगा मास्टरी को समझ कैसे लें। जब आप अपनी कंपनीज को रिसर्च करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जनरली कॉलेजेस में 30-40 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। कोई भी आप कोर्स उठा ले, 3-4 साल का कोर्स होगा तो 30-40 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं 3-4 साल में। उनमें से कुछ 2-3 सब्जेक्ट फंडामेंटली इंपॉर्टेंट होते हैं मास्टरी अचीव करने के लिए। उनमें से कुछ 2-3 सब्जेक्ट एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट होते हैं। पर क्योंकि हर बच्चा हर सब्जेक्ट पे इक्वल एनर्जी डालता है तो उसको ये नहीं पता चलता कि 2 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट कौन से थे। और क्वाड्रेंट 2 कंपनीज पूछती अलग 5 सब्जेक्ट है, क्वाड्रेंट 1 कंपनी अलग 5 सब्जेक्ट पूछती हैं, राइट। तो क्वाड्रेंट 1 में मास्टरी अचीव करने का तरीका क्या है? मेरे को क्वाड्रेंट 1 जो हमने कंपनीज की लिस्ट बनाई है अभी 200-400 कंपनीज की, इनके इंटरव्यू पैटर्न को समझना होगा कि इनमें पूछा क्या जा रहा है। और आपको एक पैटर्न मिलने लगेगा। जैसे प्रोडक्ट कंपनीज, जो मैं सॉफ्टवेयर क्वाड्रेंट 1 कंपनीज की बात कर रहा हूँ, वहां पे इसको हम बोला जाता है कोडिंग इंटरव्यू होता है। ओके। बट इसका जो लेवल होता है वो किसी भी कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है उससे बहुत एडवांस होता है। जो किसी भी कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उससे एडवांस है, उससे बहुत एडवांस है। थोड़ा एडवांस नहीं है, बहुत एडवांस है। ओके। अब बच्चा ने क्योंकि सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई करी है, उसको यही नहीं पता था कि वो 2 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट थे, उसने तो बाकी सारे 30 सब्जेक्ट भी ऐसे ही पढ़ लिए। अगर वो उन 2-3 सब्जेक्ट पे हद से ज्यादा फोकस करता तो वो बहुत सारी चीजें सीख जाता। तो आपको ये पता होना बड़ा जरूरी है कि ये टॉप की कंपनीज हायरिंग में पूछती क्या है, और अपने 2-3 साल आपको उसमें डाल देने चाहिए। कई बार मेरे को कॉलेज के प्लेसमेंट वाले लोग बुलाते हैं, वो क्या करते हैं, विकास जी आइए, बच्चों को फाइनल ईयर है, प्लेसमेंट के लिए कंपनी आने वाली है, थोड़ा मोटिवेट करिए। मैंने कहा देखिए, जो मेरे को बात बतानी थी ना, अब वो मोटिवेट होने की जगह डीमोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि मैं क्या बता रहा हूँ कि ये तरीका था, आपको सेकंड ईयर में मेरा प्रोग्राम करवाना चाहिए था। बिल्कुल। ताकि उनके पास 2 साल होते उस चीज की तैयारी करने के लिए। आज अगर आपको क्वाड्रेंट 4 कंपनीज में बता भी देता हूँ, अब करेंगे क्या? 2 महीनों में तो इसकी तैयारी होती नहीं है ना। उसकी तैयारी देखिए, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ अनमोल जी कि अगर मेरे पास 10-20 दिन की प्लानिंग है तो मैं घास उगाता हूँ। अगर मेरे पास कुछ महीनों की प्लानिंग है तो मैं फूल उगाता हूँ। पर पेड़ उगाने के लिए कुछ साल की प्लानिंग चाहिए। तो अगर मैं 1-2 साल अपनी लाइफ के देने को तैयार हूँ एज ए एकलव्य, मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत है, लाखों करोड़ों के पैकेज ऑफर हो रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड। और मैं बार बार हाईलाइट करता हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड। तो आप तैयारी करो, आप अपने ऊपर काम करो, अपनी मास्टरी अचीव करो, एकलव्य बनो, तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेंगी। बहुत सारी चीजें। गेट के आप इस पार खड़े हो, गेट के इस पार जो हो रहा है वही उस पार भी है, बस बीच में एक गेट है, वो आपको खुद ही खोलना पड़ेगा, तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। सेल्फ लर्निंग आपको खुद ही करनी पड़ेगी। क्योंकि जब IIT वाले अंदर जाके भी YouTube से कर रहे हैं तो YouTube तो आपके पास उससे पहले से है, जो कोई स्पेशल गैजेट तो है नहीं सबके पास। तो सर जो पहुंच जाते हैं 1% में, मतलब उनके लिए रिस्क फैक्टर क्या रहता होगा? मतलब वो अंदर घबराहट भी रहती होगी कि यार इतनी बड़ी कंपनी, चलो हमने लिस्ट ढूंढ ली, हमने प्रिपेयर कर लिया, एक तरह हमारा पैकेज 25 lakhs है, 30 lakhs है, हमें पैकेज चाहिए अराउंड 50+ या 70+ चाहिए। तो मतलब इतना वो लोग भी जब अपनी एक्सपेक्टेशंस बताते होंगे तो डर तो उन्हें भी लगता होगा कि भाई ये एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, इतनी मेहनत करके आए। तो इस चीज़ को वो लोग फेस कैसे करते होंगे? मतलब इस चीज़ में अपने आप को कंट्रोल कैसे करते होंगे? नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट कैसे रखते होंगे? बिल्कुल ठीक बात है। आपने जो नंबर्स बताए ना, मैं थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड बता देता हूँ। हमारे सिस्टम में ना, जो हमने विकास सिस्टम बनाया है, तो अभी हम इसका एक ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं, विकास.ऐप। ओके। तो आइडिया ये है कि एक अलग तरह की यूनिवर्सिटी बन जाएगी वो अपने आप में, कि एक पाथवे बन जाएगा। देखिए, यूनिवर्सिटी और कंपनी टर्म पास्ट के टर्म है,
अगर अनमोल जी आप देखेंगे ना, हम ये सोचते थे हम स्कूल या कॉलेज में हम एजुकेशन कर रहे हैं, फिर हम जॉब करने जाते थे या इंडस्ट्री में आते थे। बिल्कुल। बट आजकल के और इसका इन्वायरमेंट अलग होता था। इन्वायरमेंट अलग मतलब आप स्कूल में कॉलेज में अलग ढंग से बैठते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता था, कंपनीज में फैक्ट्रीज में आप जाते थे, काम अलग होता था। आज आप क्लोजली देखिए कि कोई भी, चाहे वो स्कूल या कॉलेज में है, चाहे वो कंपनी में है, 90% ऑफ द वर्कफोर्स लैपटॉप खोल के बैठ रही है और काम कर रही है। 90%। बिल्कुल। तो मेरा जो काम करने का तरीका है वो भी मर्ज हो गया है। स्कूल वाला आज से ही काम करना भी शुरू कर देता है, और बहुत सारे कंपनी वाले हैं जो आज भी नई नई चीजें सीखने पड़ती हैं। तो ये जो बाउंड्री थी ना स्कूल और कॉलेज की, एक तो ये मर्ज हो गई है अगर आप देखते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे ये समझनी होगी रिस्क को समझने के लिए। बिल्कुल। अब दूसरा रिस्क फैक्टर कहाँ से आता है, जो आदमी ग्रो नहीं कर पाता उसको रिस्क कहाँ रहता है। देखिए रिस्क तब मेरे को आएगा अगर मेरे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी ना हो। बिल्कुल। हमारी कंपनी इस चीज में कंसल्टिंग देती है, डे इन डे आउट हम बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय से मिलते हैं, कुछ को रिस्क है कुछ को नहीं है, कुछ को वो फियर है कुछ को वो नहीं है। अब वो आ कहाँ से रहा है? जिस पर्सन को ये पता है कि मैं इंडस्ट्री में दूसरी जॉब ले लूंगा, आपको क्या लगता है उसका फियर तो खत्म हो गया। बिल्कुल। क्योंकि अगर मेरे पास बाउंड नहीं है ना, वो बाउंड नहीं है, मेरे पास स्किल है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ इजीली, आज यहाँ हूँ कल वहाँ हूँ। राइट। तो फियर किसका बनने लगता है कि उसको ना ये नहीं पता कि इंडस्ट्री में जॉब कैसे ली जाती है, और जब लेने गया भी है तो उसने, जैसे मैंने जिस बच्चे का एग्जांपल दिया, जिस पर्सन का 15 साल का एक्सपीरियंस था, उसने 2 साल पहले जॉब छोड़ने की ट्राई करा था, उसने कंपनी से भी पेपर डाल दिए थे, रेजिग्नेशन दे दिया था, बट उसने दूसरी जगह ट्राई किया, उसका हुआ ही नहीं। अब सेम पर्सन जब अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहा था तो हुआ नहीं, हमारी जो विकास सिस्टम वाली स्ट्रैटेजी पे चला था उसको 70 लाख पे पहुंच गया। बिल्कुल। ये वो फर्क है। तो ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, फियर कहाँ से बनता है, उनको ये नहीं पता कि अगर ये अपॉर्चुनिटी गई तो क्या मिलेगा। इसके लिए मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि आदमी को, जैसे वो एक एग्जाम्पल होता है मास्टरी का, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जिसमें होता है कुल्हाड़ी की धार तेज रखनी चाहिए। एक बहुत फेमस स्टोरी है कि किसी को बहुत सारे पेड़ काटने थे, एक आदमी 6 घंटे पेड़ ही काटता रहा, दूसरा आदमी हर थोड़ी देर बीच में रुक के उसको धार तेज कर रहा था कुल्हाड़ी की, तो उसको टाइम कम लगा, उसने पेड़ ज्यादा काट दिए। अब दूसरे आदमी को लगा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो भाई, कुल्हाड़ी की धार तेज क्यों कर रहे हो। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शार्पनिंग द एक्स, कि हम अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहे हैं। तो जो लोग इंडस्ट्री में आके मास्टरी पे ध्यान करते रहते हैं, वो क्योंकि नई नई चीजें सीख रहे हैं, तो वो हमेशा इंडस्ट्री में रेलेवेंट बड़े रहते हैं। तो इंडस्ट्री में अगर आपको अपना फियर खत्म करना है, उसका एक ही तरीका है, रेलेवेंट बने रहना। जो मेरी स्किल्स हैं अगर वो इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट है तो मेरे को नेक्स्ट जॉब मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर मेरी स्किल आउटडेटेड हो गई है तो मेरे लिए रेलेवेंस फैक्टर लो हो गया, तो मेरे को जॉब नहीं लग पाएगी। तो जितने भी लोग ये हायर पैकेज पे इनका दिल क्यों खुलता है टॉप 1% में, मतलब मैंने जिसको एग्जांपल दिया, जिसको 25 लाख का था, उसको जब मैंने पहली ऑफर जिस कंपनीज के थ्रू उसको ऑफर आया वो करीब 50 लाख का आया, और उसको मैंने पहले ही बोल दिया था यू हैव द कैलिबर ऑफ 50 लाख कम से कम। तो आप जब HR पूछे कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या, कम से कम 45-50 बोलना। पर क्योंकि उसका एग्जिस्टिंग 25 था, उसका मुंह ही नहीं खुला, वो बोलता कि 35 से ऊपर जो भी आप दे दें। नॉर्मल माइंडसेट। आप सोच रहे हैं माइंडसेट, क्योंकि माइंडसेट दिल खुलने ही नहीं दे रहा कि अच्छा भी हो सकता है। और जबकि मैंने कह के भेजा था, पे डाउट है कि मुझे इतना मिल सकता है, इतना मिल सकता है, नहीं मिल सकता। और मेरे को पता है कि मैं जिस कंपनी में आपको अप्लाई करवा रहा हूँ, या हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से उस कंपनी का मिनिमम बेंचमार्क, एक्चुअली जब उसने 35 भी बोला तब भी उसको ऑफर 45 का आया। ओके। ये तो दूसरी कंपनी थी जिसने उसको 45 के ऊपर 70 का पैकेज दे दिया, राइट। तो बात क्या है कि दिल क्यों खुलने लगता है, आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है, आपको लाखों करोड़ों के पैकेज दिखने लगते हैं। तो जैसे आपने बात करी 50 लाख के पैकेज, 75 लाख, अभी मैं बैंगलोर में अपने किसी एक कलीग से मिला था, वहां पे जो उनकी कंपनी है वो ऑन एन एवरेज 2 करोड़ पे करती है उस एक्सपीरियंस पे। ओके। तो ऐसे भी पैकेजेस हैं। अभी मैंने पीछे से किसी को इंटरव्यू करा था थोड़े टाइम पहले अपने एक पॉडकास्ट पे, वो पर्सन बोलता कि मेरे लिए तो गूगल भी रेलेवेंट नहीं रही है, लेस देन 10 ईयर्स एक्सपीरियंस पे वो कहता है वो उसके पास जितने मिलियन ऑफ स्टॉक है, करीब उसके पास 10 करोड़ वर्थ के स्टॉक है। बहुत बड़ी बात है। पावर ऑफ IT एंड पावर ऑफ क्वाड्रेंट 4 टॉप 1%। मतलब कह रहा है कि एक एवरेज कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा ये बोल रहा है कि मेरे लिए गूगल भी रेलेवेंट नहीं है। आज अगर गूगल का ऑफर आ जाए तो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास और अच्छे स्टॉक ऑप्शन मिले हुए हैं दूसरी कंपनी से, बाहर के ग्लोबल रिसोर्स है, रिमोट वर्क करते हैं।
बस नाम गूगल का जानते हैं तो इसलिए गूगल गूगल कहते हैं। तो सीक्रेट टॉप 1% हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। बिल्कुल। उसके हिसाब से मास्टरी, तो जो मैं गैप बार बार बता रहा हूँ ना, गैप आता है मास्टरी का, कि लोग अपने ऊपर काम करने से कतराते हैं, लोगों को पता ही नहीं है फंडामेंटली कि काम किसको करना कहते हैं। तो ये जो सिस्टम है ऑफ टॉप 1%, इनके पैकेजेस बहुत हाई हैं। आप सोच के देखिए कि जब मैं पैकेजेस की बात करता हूँ, टॉप 1% की बात करता हूँ, जो आईटी कंपनी में एक हाईएस्ट पोजीशन मानी जाती है सीईओ, राइट, और उसमें अगर गूगल, हम वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी, जो सुंदर पिचाई की सैलरी एज पर द पब्लिक डाटा, एज पर द पब्लिक डाटा जो न्यूज वेबसाइट्स पे लिखा देखा है, उसके हिसाब से वो 1700 करोड़ का है एनुअल पैकेज, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्री में जो भी मैं कमा रहा हूँ, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से लेकर 1700 करोड़ के बीच में कहीं ना कहीं सारे ऑफर अवेलेबल होंगे। अगर वो 1700 करोड़ है तो कोई 1000 करोड़ भी ले रहे होंगे, कोई 500 करोड़ भी ले रहे होंगे, कोई 100 करोड़ वाले भी लोग होंगे। मैं मानता हूं कि वो लेने वाले लोग कम होंगे, पर कोई तो ले रहा है ना, और कोई दे भी रहा है, कोई दे भी रहा है ना। तो इसका मतलब वैल्यू है, वो इतनी हाई सैलरी क्यों ऑफर कर रहे हैं? क्योंकि वो एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो जिस दिन मैं ये समझने लग गया कि ये वैल्यू सिस्टम क्या है, कि जो इंडस्ट्री है वो आपकी वैल्यू पे आपको पे करती है, और मैं अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाऊं, अगर मैं यहाँ पे इस वर्ड को समझने लग गया, और इसके लिए मैंने मास्टरी को अचीव कर लिया कि भाई जो चीज़ मेरे को देनी है, जो चीज़ मैं सर्विस देना चाहता हूँ, जो हाई वैल्यू सिस्टम है इंडस्ट्री का, मैं उसकी मास्टरी अचीव कर लूँ। तो जो आपने फियर की बात करी ना, आप खुद बताओ, अगर मेरे पास 5 कंपनी का ऑफर हो, अगर कोई बच्चा अभी 1 करोड़ के ऑफर पे हो और उसके बाद 3 और कंपनी का ऑफर हो 1.25 करोड़ के, उसके बाद क्या डर रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। मतलब वो फियरलेस है कि यहाँ नहीं तो यहाँ से, यहाँ नहीं तो यहाँ से, और जब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ का भी आ सकता है तो 2.5 करोड़ और 10 करोड़ का भी आ सकता है। जब और उसके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो 2-2.5 वाले हैं, तो उसको ये भी पता है कि स्ट्रेटजीज क्या हैं, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो आगे बढ़ने का ओनली तरीका जो मैंने देखा, वो सबसे पहले अपने ये जो 99% की दुनिया है ना, ये मैं बार बार आती हुई देखता हूँ लोगों के कॉन्वर्सेशन में, कि मैं 1% की दुनिया को जानना चाहता हूँ या 99%। मेरा स्कूल अच्छा नहीं था, मेरा कॉलेज अच्छा नहीं था, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मैं तो ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ, कोई मेरे को जॉब नहीं देता है। आजकल बहुत सारे आप देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में रिज्यूमे आते हैं कि इसकी जॉब नहीं लग रही, जॉब लगवा दो। वो जॉब लगवाने में क्या बोलते हैं कि उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है और बस इतना पैकेज वो चाह रहा है। मतलब कोई बता ही नहीं रहा उसकी स्किल क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा कि पैसा है, बस पैसा आ जाए, ये इतने साल का एक्सपीरियंस है। ग्रो नहीं कर सकता ना। तो जो 1% की दुनिया है वो सालों के एक्सपीरियंस वाली दुनिया नहीं है। वो इस चीज की दुनिया की आता क्या है, आपको कितनी मास्टरी है उसमें। हो सकता है 2 साल वाले में ज्यादा मास्टरी हो सकता है 10 साल वाले में कम मास्टरी हो। तो अगर हम उन चीजों का ध्यान रखेंगे तो ये फियर खत्म हो जाएगा, और एटलीस्ट हम उस जोन में पहुंच पाएंगे। उस जोन को मैं सिर्फ पैसे के हिसाब से नहीं देखता अनमोल जी, एक ना आपको अपनी वर्थ पता चलती है। मैंने क्योंकि ऐसे लोगों के साथ काम किया, वो आपको एज ए पर्सन वैल्यू करते हैं। जब आप टियर 2 और टियर 3 कंपनी में काम करते हो ना, तो आपके आवर्स की वैल्यू होती है। आवर्स मतलब लोगों को लगता है अगर मेरे को ज्यादा कमाना है तो अभी 10 घंटे काम करता हूँ तो 12 घंटे करना होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को कंसल्टिंग करी है, उनको कहता हूँ कि आप अच्छी कंपनी में क्यों नहीं ट्राई करते। वो कहते देखो इतना ही कमाने के लिए मेरे को 10 घंटे काम करना पड़ रहा है। आप कह रहे हो कि वो डबल पैकेज ऑफर करते हैं तो वो तो और 15 घंटे काम कराते होंगे, उनको पता ही नहीं है। माइंडसेट है। बहुत ज्यादा लोगों का ऑब्जेक्शन है कि उनको लगता है पैकेज बढ़ाने का तरीका है आवर्स ऑफ वर्क बढ़ाना होगा, जबकि उनको ये नहीं पता कि जो ये टॉप 1% कंपनीज हैं ये एक्चुअली काम कम करवाती हैं, क्योंकि आर की वैल्यू करती हैं। वो कहती हैं कि अगर दिन में आदमी इफेक्टिवली 5-6 घंटे काम कर ले, 7 घंटे तो बहुत दूर की बात है, 5-6 घंटे अगर क्वालिटी का काम कर ले तो वो बहुत अच्छा रिसोर्स है। तभी तो ये कंपनी, गूगल जैसी कंपनी आपको एक मतलब लर्निंग हाफ डे और उस तरह ऑफर करती है कि हाफ डे आप कुछ भी करो। बिल्कुल ऐसी कोई कंपनी, ऐसे हम बात कर रहे हैं कि मतलब गूगल से बड़ी कंपनियां कौन सी है। ऐसे हमें तो गूगल, हम लोग नॉर्मल व्यू गूगल जानता है सबसे बड़ी कंपनी। ऐसे और कौन सी कंपनीज है, थोड़ा बहुत आप बताएं। देखिए मैं कुछ कंपनी के नाम, मान लीजिए जिस कंपनी में काम किया बाद में उसको एक्वायर कर दिया था मैक्रोफी में, सॉलिड कोर ऐसी कंपनी होगी। गुड़गांव में एक और कंपनी है जिसका नाम अच्छे में आता है, गुआवस कंपनी है। लोगों ने नाम नहीं सुना हुआ होगा इस कंपनी का, राइट, पर आप उसमें प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट या ऐसी टॉप कंपनीज के लोग भी छोड़ के इन कंपनीज में आए हुए हैं। तो मैं आपको उसका हर चीज़ का ना, मैंने जो विकास सिस्टम डेवलप किया, मैंने हर चीज़ का एक फ्रेमवर्क बना दिया है।
इसका मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि आपको वो कंपनीज के नाम कैसे ढूंढ सकते हैं अगर हम गूगल से भी बड़ी कंपनी देखना चाहते हैं। बड़ी इन द सेंस कि ऐसे लोग जो गूगल छोड़ के भी जिन कंपनीज में जाते हैं, देखिए बड़ी कहना ठीक नहीं होगा, पर ऐसी कंपनी जो शायद उससे भी ज्यादा पे पैकेजेस हायर कर रही है ना, ऑफर कर रही है, तभी तो मैं जाऊंगा। मतलब गूगल से निकल के भी लोग स्विच कर रहे हैं ऐसी कंपनीज में, तो मतलब कंपनी कहीं तो स्टेबल है, कहीं तो स्टेबल है। तो उसका एक लिंक्डइन बहुत अच्छा तरीका देता है। अगर आप लिंक्डइन को एडवांस सर्च जब करते हैं, ये सारा हमारे कोर्स में कवर होता है, तो लिंक्डइन को जब आप एडवांस सर्च करते हैं तो आप उसमें पीपल सर्च करो और प्रोफाइल सर्च करो कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखने हैं, या आप जो भी इंडस्ट्री में आपको एमबीए देखने हैं, जो भी देखने हैं, मेरे को ये लोग सर्च करने हैं इस प्रोफाइल के। उसमें एक एडवांस सर्च बार आता है, उसमें एक सर्च क्राइटेरिया है कि करंट कंपनी और पास्ट कंपनी। ओके। तो अगर मैं पास्ट कंपनी क्लिक कर दूं माइक्रोसॉफ्ट, या पास्ट कंपनी क्लिक कर दूं गूगल और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मेरे को वो सारे लोगों के नाम दिखाओ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पर वो प्रीवियसली उसने गूगल में काम किया है या प्रीवियसली माइक्रोसॉफ्ट में काम किया है। तो अगर ऐसे मेरे पास 200-500 लोगों के नाम आ जाए तो मेरे को उनकी अब करंट कंपनी दिखेगी, बिल्कुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और पास्ट कंपनी वाज गूगल। तो ऐसा मैं हर इंडस्ट्री में कर सकता हूँ, जो भी मेरा प्रोफेशन है मैं उसमें भी ऐसा कर सकता हूँ। तो आपके पास बिल्कुल आसानी से कंपनीज के नाम मिल जाते हैं, वो कंपनीज जो टॉप 1% जोन में है, जो बहुत हाई पैकेजेस देती हैं। पर इनमें मास्टरी में जो मास्टरी वाली चीज है ना, वो आपको खुद ही लानी पड़ेगी। उसके तरीके अलग है। मतलब ये इंडस्ट्री ऐसी है कि 1% एक अलग ही दुनिया है और ज्यादातर लोगों ने उस दुनिया को एक्सप्लोर नहीं किया। और मैं तो जब इस दुनिया के बारे में लोगों को बताता हूँ, मेरा एक्साइटमेंट लेवल अच्छा होता है, क्योंकि आदमी अपनी जिंदगी बदल सकता है। आज एक आदमी, मैं अभी भुवनेश्वर गया, मैं होटल में जिसमें रुका हुआ था, मैं रेस्टोरेंट में गया, तो वहां पे जो वेटरेस आई, मैंने उनसे पूछा आपका इस चीज में इंटरेस्ट था? मतलब आज वेटरेस आदमी कहता है ना कि क्या मैं अपने इंटरेस्ट का काम कर रहा हूँ, कहते नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो अब आगे क्या करना है, मैं असिस्टेंट वाला कोई कोर्स करूंगी। पर आदमी का प्रोफेशन देखिए, मैं अभी वेटरेस हूँ और अभी जाऊंगे किसमें, असिस्टेंट में। वो पर्सन क्यों नहीं सोच लेता कि मैं कुछ बड़ा कर लूंगा? मैनेजर क्यों नहीं सोच रहे? वो मैनेजर क्यों नहीं बन जाता? वो क्यों नहीं वर्ल्ड बेस्ट बन जाता? बिल्कुल। हम बहुत पहले एक बार जब मैं कंपनी में जॉब करता था तो एक एनजीओ में गए थे और वो कहते हैं इन बच्चों की भलाई के लिए हम इनको एसी रिपेयर या इलेक्ट्रिकल रिपेयर का कोर्स करवा देते हैं। देखिए सारे काम इंपॉर्टेंट है, मैं किसी काम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, पर फिर भी 1% सिस्टम को अगर समझना होगा तो मैंने कहा कि हम क्यों मान लेते हैं कि ये बच्चे बेसिक बैकग्राउंड से आए हैं तो इनको एसी रिपेयर या इलेक्ट्रिक रिपेयर ही करवाएं, ये मेरी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता या उससे बड़ा क्यों नहीं बन सकता? तो जब आप सिस्टम पे डिपेंड हो जाओगे दूसरों के, तब तक चीजें रिस्ट्रिक्टेड होंगी। आपको खुद ही आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। पर जब आप विकास सिस्टम को अपने लिए फॉलो करोगे कि व्हाट इज विकास सिस्टम, मेरा बैकग्राउंड छोड़ दो, मेरे को आज बहुत बड़ा करना है, अपनी लाइफ पर ड्रीम को पूरा करना है, आप लिखो अपनी लाइफ पर ड्रीम। बिल्कुल। और आपने शुरू में बोला ही था कि पेपर पेन लेके बैठना तो अगर सोच रहे हो आप लिखो कि आपकी लाइफ में ड्रीम क्या है, उस ड्रीम के क्वाड्रेंट 4 वाले लीडर कौन है? आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको कुछ भी बनना है। देखिए ये सिस्टम हमने आईटी एज एन एग्जांपल लिया है, पर जैसे हमारे लीडरशिप के प्रोग्राम होते हैं तो मैं कहता हूं आपको क्वाड्रेंट 1 लीडर फॉलो कौन हुए? अगर हम देखते हैं क्वाड्रेंट 1 लीडर कौन है, वो ऐसे लीडर है जो टैलेंट बहुत हाई है और पॉपुलैरिटी बहुत हाई है, राइट? बिल्कुल। क्वाड्रेंट 2 कौन सा लीडर है? जो टैलेंट उतना नहीं है पर पॉपुलैरिटी हाई है, फेमस है पर उतने अच्छे टैलेंटेड नहीं है। क्वाड्रेंट 3 तो दोनों ही चीजें नहीं है, ना टैलेंट है ना पॉपुलैरिटी है, और 90% इंडस्ट्री ऐसी ही है। तो क्वाड्रेंट 4 भी ऐसे लीडर्स हैं जो टैलेंट बहुत हाई रखते हैं पर पॉपुलर नहीं है। एंड इट्स अ मैजिक। अगर मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है तो बहुत बड़ा एग्जांपल है एलॉन मस्क का, आप देखिए। मतलब एलॉन मस्क को हम सिर्फ आदमी आउटकम देखता है, मतलब हमारी जैसा ही एक पर्सन वर्ल्ड का 2nd रिचेस्ट बन जाता है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। वर्ल्ड का 2nd रिचेस्ट बन जाता है, और वो किस चीज को करता है जो रॉकेट साइंस इंडस्ट्री में सबसे कॉम्प्लेक्स मानी जाती है। अगर आपको किसी चीज को बोलना है ना कि ये कॉम्प्लेक्स है, तो आप क्या बोलते हैं? रॉकेट साइंस है। करेक्ट, राइट? वो उस चीज में कंपनी बनाता है और मोस्ट इनोवेटिव कंपनी स्पेसएक्स बनती है, और उसका वो सिर्फ ओनर नहीं है, वो उसका चीफ इंजीनियर भी है। आप सोच के देखिए। और लेटर हाफ ऑफ द लाइफ, मतलब 25-30 साल के उम्र के बाद में आप एक नई इंडस्ट्री में एंटर करते हो, उस इंडस्ट्री के आप चीफ इंजीनियर बनते हो, रॉकेट साइंटिस्ट बन जाते हो, चीफ इंजीनियर। और चीफ इंजीनियर बनते, जब एलॉन मस्क का इंटरव्यू लिया गया कि आपने कैसे पढ़ाया अपने आप को, हाउ डिड यू लर्न रॉकेट साइंस, एंड ही सेड आई रेड फ्रॉम बुक्स। लग गया।
सेल्फ लर्निंग, कि आप 30 साल के बाद भी रॉकेट साइंटिस्ट बनने की, तो उसने अपना बेंचमार्क ये नहीं बनाया ना कि मेरे पास तो डिग्री नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। तो 1% वालों का ना दिमाग अलग ही चलता है। आप किसी भी कंपनी के चेयरमैन लीडर को देख लो जी, जो चेयरमैन होता है ना, आप उनको क्लोजली ऑब्जर्व करो, लोग क्या कहते हैं कि जी ये अनपढ़ लोग हैं, ये तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं। बहुत सारे लोगों को इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है इस कॉन्सेप्ट के बारे में। वो ऐसे टॉप के जो 1000 करोड़ की कंपनी, 5000 करोड़ की कंपनी बना लिया, ऐसे लोगों को इंटरव्यू करते हैं। आपके पॉडकास्ट में भी आई एम श्योर सून वी विल सी ऐसे फेसेस, है ना। बिल्कुल सर। आप ये देखेंगे कि लोग क्या कहते हैं, आपने पढ़ाई कितनी करी है, और वो कहेंगे जी मैंने तो 10th पूरी नहीं करी, मैंने तो 12th पूरी नहीं करी, फैमिली के ऐसे हालात थे, कुछ जो भी रीजन रहा मैं नहीं कर पाया। बिल्कुल। पर जो लोग 1% सिस्टम में मिस कर रहे हैं, वो ये मिस कर रहे हैं, हमने क्या बोला 1% में मास्टरी और एकलव्य होना जरूरी है, डिग्री की तो हमने बात नहीं करी। तो जो पर्सन को आप इंटरव्यू ले रहे हो, वो जनरली इंटरव्यू कहाँ लिया जाता है, उनकी लाइब्रेरी में बैठ के लिया जाता है। करेक्ट। तो एक डिग्री होने के लिए आपको 30 से 40 किताबें पढ़नी होती हैं। आप 30 से 40 किताबें फेयरली वेल पढ़े जाओगे तो आपको डिग्री मिल जाती है। बिल्कुल। उस आदमी के पीछे 1000 किताबें रखी हैं जो उसने पढ़ रखी हैं, आपको उसमें भी उसकी एजुकेशन नहीं दिख रही। बहुत तो बड़ी बात है ये। आपको उसमें एजुकेशन नहीं दिख रही। हम कह रहे हैं 10th पास है और 1000 करोड़ की कंपनी बना लिया, आप देख नहीं रहे वो एजुकेटेड कितना है। सचिन तेंदुलकर की एजुकेशन हम उसकी डिग्री में ढूंढ रहे हैं। मतलब सचिन तेंदुलकर है, आज विकिपीडिया पे जाओ कि उनकी एजुकेशन कितनी है जी, 10th हुआ, 12th हुआ। कोई टॉप का एक्टर एक्ट्रेस होगा जी, उनकी एजुकेशन क्या है, 10th हुआ, 12th हुआ। हम उसमें अटके हुए हैं। तो जो ओल्ड सिस्टम है ना, वो ये 10th 12th में अटकता है। जो इंडस्ट्री है वो, और खासकर 1% का जोन जो इंडस्ट्री है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है आज अगर क्रिकेट की यूनिवर्सिटी होती, आज अगर कोई क्रिकेट की यूनिवर्सिटी होती, तो जो सचिन तेंदुलकर है वो ऑनरेडी प्रोफेसर है आपके। करेक्ट। तो क्योंकि आपके पास यूनिवर्सिटी नहीं है, इसीलिए वो आपके प्रोफेसर नहीं है। तो उनकी एजुकेशन को, उनकी स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाई करी उससे मत आको। एक्टर एक्ट्रेस सुपर सक्सेसफुल है। तो लोग जिसको एजुकेशन बोलते हैं ना, इसी के लिए मेरा एक कैंपेन है जिसको मैं रियल एजुकेशन बोलता हूँ, कि रियल एजुकेशन देखना शुरू करो। उनकी एजुकेशन मत देखो कि डिग्री क्या हुई थी, आज देखो कि रियल एजुकेशन। और जो लोग अभी इस चैनल को वॉच कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी रियल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आज वो इस एपिसोड को देखकर, अगर मान लीजिए अपना एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं कि मेरे को विकास सिस्टम से ग्रो करना है, मेरे को ये बनना है, मैंने क्वाड्रेंट 4 ढूंढ लिया, ये टॉप 1% कंपनी है और इसमें ये क्वाड्रेंट 4 कंपनीज हैं। ये क्वाड्रेंट 4 कंपनी 2 साल बाद ये पूछने वाली है मेरे से, और अगले 2 साल मैंने उसकी तैयारी शुरू करनी थी। और तैयारी शुरू करते करते मैं तैयारी किससे कर रहा हूँ, एकलव्य बन के। मैं एकलव्य, तो 3 साल बाद मैं कहीं और दिखूंगा अपनी लाइफ में। करेक्ट। 2 साल बाद, 3 साल बाद मैं अपनी लाइफ में कहीं और दिखूंगा। जब लोग इसको समझने लग जाएंगे तो पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का पोटेंशियल इतना बढ़ सकता है जो हमने सोचा नहीं है। मतलब हम बहुत अंडर प्ले हैं। और इंडिया तो अभी मैं अगर देखूं, हर इंडस्ट्री को देख लीजिए, बहुत हाई पोटेंशियल जोन में है, क्योंकि इस टाइम पूरे विश्व की हमसे एक्सपेक्टेशन बढ़ी हुई है। जैसा होता है ना कि पूरा इन्वायरमेंट बना हुआ है कि आप बस अच्छा खेलो, है ना, आप अच्छा खेलो। टॉप की कंपनीज आ रही हैं, टॉप के प्रोफेशनल इंडिया में आ रहे हैं, इंडियंस बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोग इधर आ रहे हैं। मतलब एकदम बेस्ट इन्वायरमेंट है कि अगर आप अगले 2-3 साल अपने टॉप 1% बनने में लगा देते हो। हम एक IT कंपनी के ओनर को कंसल्टिंग कर रहे हैं कि वो बेस्ट कैसे बने, हम एक डॉक्टर को कंसल्टिंग कर रहे हैं कि वो डेंटल डॉक्टर है, वो बेस्ट कैसे बने। तो जो बेस्ट बनना सिर्फ मार्केटिंग करना नहीं है हमारे लिए, वो सेकेंडरी है। बेस्ट बनना, पहले बेस्ट बनना है। बिल्कुल। टैलेंट और पॉपुलैरिटी, इस गेम को समझ लिया तो मैं कहता हूं कि आपके जितने भी व्यूअर है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बिल्कुल सर, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। और मतलब जो हमारे व्यूअर्स हमसे जुड़े हुए हैं अभी तक, अगर आप कॉपी किताब तो आप लेके बैठे ही हैं, तो वहाँ पे लिखिए आई विल डू इट इन 2 years। तो ये आपको और मोटिवेट करेगा कि आपको वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि वहाँ के बाद की जो सर ने बताया ना, वो अलग ही क्रीम है। दुनिया जो है वो क्रीम है, वो आप क्रीम है। वहाँ पे जाके अलग ही मज़ा आएगा। सो थैंक यू सर, आपका पॉडकास्ट बाबा पे जुड़ने के लिए। और आपने इतना अच्छी तरह समझाया कि हमारे व्यूअर्स जरूर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। मतलब हम तो यही होप करते हैं। अगर आगे कोई क्वेश्चंस भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे सर से कंसल्ट करके उस चीज़ के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। देखिए, हमारी लाइफ में कई बार अनमोल जी, जो भी चीज़ होती है ना, इट हैपन्स फॉर ए रीज़न। बिल्कुल।
राइट? आज आप कोइंसिडेंटली इस वीडियो पे पहुंचे, राइट? तो इसका कोई रीजन था। अब इस रीजन को फुलफिल तब कर पाएंगे अगर आप इस पे एक्शन लेंगे। एटलीस्ट कमेंट करके ये बताएं कि आपकी लर्निंग क्या रही। बिल्कुल। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मान लीजिए आपने 4-5 नोट्स पॉइंट बनाए, नीचे कमेंट में लिखिए कि भाई मैंने इससे ये सीखा। बात एक कही गई होगी पर आपने हो सकता है उससे कुछ और वैल्यू निकाली हो, तो नीचे कमेंट में लिखिए व्हाट डिड यू लर्न, मैंने इससे क्या क्या सीखा है और मैं क्या करने वाला हूँ। तो जब इस कन्विक्शन पे काम करेंगे, आई एम श्योर पॉडकास्ट बाबा के थ्रू बहुत सारे लोगों का भला होने वाला है और बहुत सारी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है। थैंक यू सर। तो जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी और वीडियोस के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, सर ने जैसे लास्ट में दोबारा कहा, कमेंट सेक्शन में बताएं अपनी प्रॉब्लम्स और आप क्या करने वाले हैं, तो हमें जितना पॉसिबल होगा हम उसका रिवर्ट करेंगे आपको। थैंक यू।